नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात और हिमाचल के परिणामों की, उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को झटके की, जानेंगे शिवपाल के फैसले से क्यों हैरान है बीजेपी, और भारत जोड़ो यात्रा में आज क्या रहा खास। बात करेंगे कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के बीच कांग्रेस के बीजेपी पर आरोप की, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को लेकर तल्खी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी राज में सुरक्षित नहीं आपके डेटा की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ सकती है पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। पुलिस ने कहा उद्धव के खिलाफ प्रारंभिक जांच जारी, कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। गुजरात में कांग्रेस की हार पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले गुजरात में आप और ओवैसी ने काटे पार्टी के वोट। हिमाचल में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर की साख दांव पर, बीजेपी नेतृत्व जयराम ठाकुर पर ले सकता है बड़ा फैसला। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 160 अंक की बढ़त के साथ 62,571 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 49 अंक की मजबूती के साथ 18,609 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आ ही गए, और नतीजों के मुताबिक एक राज्य कांग्रेस के खाते में तो एक बीजेपी के खाते में चला गया। यानी खास बात यह है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ, तो वहीं बीजेपी को झटका लगा है क्योंकि उसके हाथ से एक राज्य चला गया। तो किस राज्य में किस दल को मिली कितनी सीट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बरकरार रहा तो गुजरात में बीजेपी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य की 182 सीटों में देर शाम तक घोषित नतीजों में बीजेपी की 152 सीटों पर जीत मिल चुकी थी, जबकि 4 सीटों पर पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। गुजरात में 1985 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 149 सीटें जीती थी, जो रिकॉर्ड आज बीजेपी ने तोड़ दिया। परिणामों में कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी। आप को 4 सीटों पर जीत मिली और 1 पर वो आगे चल रही थी, और ये संकेत मिल रहे हैं कि 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। गुजरात में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की तो हिमाचल में उसे उतना ही करारा झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के गृह राज्य में पार्टी को करारी हार मिली है। राज्य की जनता ने 5 साल बाद सरकार बदलने के रिवाज को बरकरार रखा है। राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 2 पर पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी के खाते में 24 सीटें जा चुकी हैं। 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी। निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटें जीत चुके हैं। बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। साथ ही बीजेपी से अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में भी पार्टी जुट चुकी है। उन्हें सेफ हाउस में भेजा जा सकता है। सरकार बनाने का दावा पार्टी जल्द ही कर देगी। पार्टी जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक राज्य में जीतने में कामयाब रही, यानी सत्ता का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी पर छूटा है। परिणाम आ चुके हैं और इसी के साथ सरकार बनाने की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव में एक राज्य से बीजेपी को निराशा हाथ लगी, तो वहीं उपचुनावों के नतीजे भी बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छे साबित नहीं हुए। तो 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के क्या रहे नतीजे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उपचुनावों में सभी की नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजों पर लगी हुई थी। बीजेपी ने मैनपुरी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी के आधा दर्जन मंत्री, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक मैनपुरी में डेरा डाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी जीतना तो दूर सपा को टक्कर भी नहीं दे पाई, और मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव 2,98,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई हैं। मैनपुरी सीट तो बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन उसके हाथ से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट जरूर फिसल गई। खतौली में सपा गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे RLD के मदन भैया को जीत मिली है। मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, और 6 महीने के अंदर ही
भी सपा ने इसे बीजेपी से छीन लिया। सपा ने खतौली तो बीजेपी से छीन ली, लेकिन वो अपना गढ़ रामपुर को सुरक्षित नहीं कर पाई। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को 34,136 वोटों के अंतर से हरा दिया। असीम रजा को आजम खान का करीबी माना जाता है। यूपी के अलावा 4 और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के अनिल वर्मा ने बीजेपी के अशोक कुमार को 26,852 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट कांग्रेस के खाते में बरकरार रखी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट को भी बरकरार रखा है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया है, जबकि ओडिशा के पदमपुर सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। यहां से बीजेडी की वर्षा सिंह ने बीजेपी के प्रदीप पुरोहित को 42,638 वोटों के अंतर से मात दी। लेकिन बिहार से बीजेपी को जरूर राहत मिली है। बिहार की कुर्नी सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज सिंह को 3,649 वोटों से हरा दिया है। ये सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी ने इसे जेडीयू को दे दिया था। लेकिन जेडीयू इस सीट को महागठबंधन के पास बरकरार नहीं रख पाई। उपचुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आ सकी, जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी को काफी उम्मीद थी। इसके साथ ही यूपी में बीजेपी को एक और करारा झटका लगा है, और ये झटका दिया है शिवपाल यादव ने। दरअसल शिवपाल यादव ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिससे बीजेपी का खेल बिगड़ गया है। चाचा भतीजे यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की दूरियां अब पूरी तरह खत्म हो गई हैं। इसी के साथ ही बीजेपी को आज डबल झटका लग गया। पहला जहां बीजेपी को मैनपुरी उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं शिवपाल यादव को अपने पाले में लाने की कोशिश पर आज पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि अब शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है और चाचा भतीजे एक हो गए हैं। हालांकि ये दूरियां उपचुनाव की घोषणा के बाद ही खत्म होने लगी थी। शिवपाल यादव बीजेपी पर हमला करते नजर आए थे, साथ ही सपा के लिए वोट मांगते भी नजर आए थे। लेकिन उपचुनाव के नतीजे आते ही बची हुई दूरियां भी पूरी तरह से खत्म हो गई और आज प्रसपा का सपा में विलय हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवपाल को सपा का झंडा थमा दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि अब हम सब एक हो गए हैं। पार्टी अब सड़क पर लड़ती हुई दिखाई देगी। यह बदलाव 2024 में दिखाई देना शुरू हो जाएगा और 2027 में पूरी तरह से बदलाव यूपी में दिखेगा। हालांकि शिवपाल के बीजेपी के खिलाफ बदले तेवरों और सपा से बढ़ती नजदीकियों के चलते वो पहले ही बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी ने पहले उनकी सिक्योरिटी घटाई थी और बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये संकेत दे दिए थे कि शिवपाल को मंत्री वाला बंगला छोड़ना पड़ सकता है और उन्हें विधायक वाले बंगले में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो इस बात का इशारा था कि शिवपाल और अखिलेश की बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी बौखला गई है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर शिवपाल की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस मामले पर शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया भी आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी से यही उम्मीद थी, लेकिन आज शिवपाल का ये फैसला बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, या ये भी कह सकते हैं कि मुलायम परिवार की एकजुटता ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। अब उपचुनाव के नतीजे के दिन प्रसपा का सपा में विलय हो जाना बीजेपी के लिए डबल झटका माना जा सकता है। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया, जबकि बीजेपी इस परिवार को तोड़ने की कोशिश लंबे समय से कर रही थी, लेकिन आखिरकार मुलायम परिवार एकजुट हो गया। इधर मुलायम परिवार एकजुट हो गया तो उधर भारत भी एकजुट हो रहा है और कांग्रेस की मेहनत सफल हो रही है, जिसका गवाह बन रही हैं वो तस्वीरें जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर साझा हो रही हैं। आज राजस्थान के कोटा की सड़कें राहुल भैया के नाम से गूंज उठी। हर तरफ राहुल भैया जिंदाबाद के नारे लगे। ये नजारा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, जहां छात्रों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी का छात्रों के साथ हुए संबोधन को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब अपने राहुल भैया का स्वागत करने कोटा की सड़कों पर उमड़े छात्र। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि राजस्थान में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच आज का दिन कोटा शहर के लिए खास रहा। कोटा प्रदेश का इकलौता शहर होगा जो सिग्नल फ्री होगा। इस सब के साथ कोटा के विकास कार्य, फ्लाईओवर और अंडरपास, चौराहे के सौंदर्यीकरण को राहुल गांधी ने देखा और कांग्रेस के काम की तारीफ की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज चौथा दिन है। वहीं सुबह सोनिया गांधी भी जयपुर से सीधे बूंदी पहुंच चुकी हैं। बूंदी के केशव राय पाटन विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा 4 दिन तक सफर करेगी। वहीं 9 दिसंबर को यात्रा विराम पर रहेगी। 10 दिसंबर को सोनिया गांधी भी यात्रा में राहुल के साथ पद यात्रा करेंगी। 10 दिसंबर को भी यात्रा में सिर्फ कांग्रेस की महिला विधायक और कार्यकर्ता राहुल और सोनिया के साथ चलेंगी। यात्रा के दौरान कोटा में काफी भीड़ उमड़ी।
यात्रा जहां से गुजर रही है वहां के लोग गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी कोटा शहर के विकास कार्यों के मुरीद हो गए। उन्होंने शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर कहा कि एक बेहतरीन शहर देख रहा हूं, इन कामों के लिए आपका धन्यवाद। सिटी मॉल फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में कोचिंग छात्र भी जुटे हुए थे, जिन सभी का राहुल गांधी ने अभिवादन किया है। इसके साथ ही फ्लाईओवर के नजदीक ही एलन कोचिंग संस्थान की तरफ से छात्रों के लिए बनाए गए मंच पर राहुल गांधी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आधे मिनट के संबोधन में स्टूडेंट से भारत जोड़ो के नारे लगवाए, जिसमें जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो कहा। साथ ही कहा कि आप भारत का भविष्य हो, आई लव यू ऑल। फिर वापस लौट गए। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए कोचिंग स्टूडेंट्स अपने अपने प्रदेश के नाम की लिखी तलखियां हाथ में लिए हुए थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और ये यात्रा अब राजस्थान में है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है, इसलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। देश को बांटने के आरोप तो कांग्रेस पहले से ही लगा रही थी, लेकिन अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का भी आरोप लगाया है। तो क्या कहना है कांग्रेस का, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद ने बीजेपी आलाकमान को चिंता में डाल दिया है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। विवाद की वजह से अब सरकारी बसों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई बसों पर पथराव किया गया। सीमा विवाद बढ़ता देख कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने महाराष्ट्र जाने वाली बस सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। सीमा विवाद की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर कर्नाटक के साथ हुए सीमा विवाद से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर पैदा हुए हालात पर समाधान निकालने की मांग की। वहीं विपक्षी दलों ने सीमा विवाद मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है और विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीमा विवाद बढ़ने के कारण दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव पैदा हो गया है। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मसले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र से जाने वाले वाहनों में तोड़फोड़ अच्छी बात नहीं है। दो राज्यों के बीच ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच शांति भंग की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती हैं। उन्होंने बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के साथ सीमा विवाद से बीजेपी महाराष्ट्र को बांटने की साजिश कर रही है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सरकार के रुख को स्पष्ट करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई केंद्र सरकार और चुनिंदा उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी की दोनों सरकारें आमने सामने हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के चलते दोनों ही राज्य की सियासत गरमाई हुई है और दोनों राज्यों की सरकारें एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। तल्खी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई, वो भी केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ। साथ ही जस्टिस कौल ने सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ ले लिया। तो क्या कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तल्खियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश भी दे चुका है, लेकिन केंद्र सरकार हर बार कोर्ट के निर्देशों को अनसुना करती है। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा। सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कॉलेजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। अब सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को 2-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, जबकि सरकार उस पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो यही है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती। इसके साथ ही जस्टिस कौल ने कहा कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसे माना जाए, वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए। अगर हर कोई अपने ही नियम मानने लगेगा तो फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा।
इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू आदि का नाम लिए बगैर जस्टिस विक्रम नाथ ने अटॉर्नी जनरल को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है। गौरतलब है कि सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो संसद के पास कानून को रद्द कर दें, जिसको लेकर आज जस्टिस कौल की तरफ से ये बयान आया है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में सुरक्षित नहीं आपका डेटा की। डेटा चोरी होना आज के समय में आम बात हो गई है। स्कैमर्स डेटा बेचकर काफी पैसा कमाते हैं। डेटा का चोरी होना लोगों के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें डेटा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में देखिए। आपका डेटा आज के समय में काफी कीमती है। कई स्कैमर्स यूजर्स के डेटा को चुराने के लिए नई नई तरकीब लगाते हैं और बाद में इस डेटा के जरिए पैसा कमाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स लोगों के डेटा को डार्क वेब या दूसरी जगहों पर बेचते हैं। उसी कड़ी में अब एक नई रिपोर्ट ने सभी को हैरान करते हुए लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लाखों भारतीय यूजर्स के डेटा की चोरी कर बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो डेटा चोरी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वोट मार्केट में उपलब्ध 12% डेटा भारतीयों का है और एक भारतीय का डेटा केवल 490 रुपए में बिक रहा है। इसको लेकर साइबर सिक्योरिटी कंपनी नोड वीपीएन ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि वोट मार्केट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ हैकर्स विक्टिम के डिवाइस से चुराए गए डेटा को बेचते हैं। इन डेटा को वोट मेलवेयर की मदद से चुराया जाता है, जबकि डेटा को पैकेट्स में बेचा जाता है। इसमें डिजिटल फिंगरप्रिंट्स, स्क्रीनशॉट, कुकीज और दूसरी जानकारियां होती हैं। इस बढ़ते हुए खतरे ने अभी तक ग्लोबली 50 लाख लोगों को प्रभावित किया है, जबकि भारत के करीब 6 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हैकर्स वेबकैम, स्नैप, स्क्रीनशॉट्स, अप टू डेट लॉगिन्स, कुकीज और दूसरी जानकारियां भी बेचते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार 50 लाख लोगों की ऑनलाइन आइडेंटिटी चुराकर वोट मार्केट में बेची जा रही है। इसकी कीमत एवरेज 490 रुपए है। सिक्योरिटी कंपनी को कम से कम 26.6 मिलियन चोरी किए लॉगिन्स मिले। इसमें 7,20,000 गूगल लॉगिन्स, 6,54,000 माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन्स और 6,47,000 फेसबुक लॉगिन्स थे। ये रिपोर्ट खतरे की घंटी बजा रही है कि मोदी सरकार डिजिटलाइजेशन की बात तो करती है, लेकिन डिजिटल होना कितना सुरक्षित है, इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।